Hello friends, today we will discuss about the three major roundtable conferences which were held in Buckingham Palace, United Kingdom at 1930, 1931 and 1932. आज हम तीन गोलमेज सम्मेलनों के बारे में परिचर्चा करेंगे जो ब्रिटिश भारत के दौरान ब्रिटेन के बर्किंघम पैलेस में इनका आयोजन हुआ। तीन गोलमेज सम्मेलनों के अंतर्गत कौन से भारतीय प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया अथवा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से प्रतिनिधि कौन था, आखिर गोलमेज सम्मेलनों की आवश्यकता क्यों पड़ी अथवा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को हेल्ड क्यों किया गया और व्हाट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इन तीन गोलमेज सम्मेलनों का क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ा, इसके बारे में परिचर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड, उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड थे। साइमन कमीशन की अनुशंसाओं को अपर्याप्त मानते हुए एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया जाना प्रस्तावित था। अतः लंदन में तीन गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन हुआ, जिनमें साइमन प्रतिवेदन पर विचार करने के साथ ही साथ भारत के लिए आगामी संवैधानिक सुधारों की योजना बनाने तथा भारतीयों के साथ मिलजुल कर कार्य करने का विचार प्रस्तावित था। साइमन कमीशन, जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 में किया गया था, वह अपनी निर्धारित समयावधि से 2 वर्ष पहले 1927 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया। उस साइमन कमीशन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में उसके 7 सदस्य अंग्रेज थे। इस बात के कारण भारतीयों का प्रतिरोध था। सर जॉन साइमन के द्वारा फरवरी 1928 से लेकर अक्टूबर 1928 तक 2 बार भारत में यात्रा की गई। भारत में विद्यमान संवैधानिक शासन और उसकी कमियों को उजागर किया गया। न केवल संवैधानिक अथवा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए अपितु एजुकेशन की ग्रोथ के लिए और यहाँ की अन्य सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के बारे में और कम्युनल प्रॉब्लम्स के बारे में उनका सॉर्ट आउट करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए इस कमीशन को अपॉइंट किया गया था। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1931 में प्रस्तुत कर दी। तो साइमन 1930 मार्च 1930 जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट अथवा प्रतिवेदन ब्रिटिश पार्लियामेंट में प्रस्तुत कर दिया गया, तो साइमन कमीशन प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए, उसकी अनुशंसाओं अथवा रिकमेंडेशन को स्वीकार करने के लिए, बहस करने के लिए, परिचर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। गोलमेज सम्मेलनों का दूसरा यह भी उद्देश्य था कि भारत की जो कम्युनल प्रॉब्लम है, हिंदू और मुसलमान के बीच जो सांप्रदायिक समस्या है, उसके साथ साथ जो भारत की संवैधानिक सुधार की योजना है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो प्लान है, उस संवैधानिक सुधार को लागू करने के लिए उनके द्वारा इन सम्मेलनों का आयोजन किया गया। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1930। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में आयोजित हुआ। नवंबर 1930 और जनवरी 1931 के बीच लंदन में आयोजित किया गया। इसकी औपचारिक शुरुआत तत्कालीन किंग जॉर्ज पंचम के द्वारा, जो कि ब्रिटिश सम्राट थे, 12 नवंबर 1930 को लंदन के बकिंघम पैलेस में की गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता तत्कालीन प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की। इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और कुछ प्रमुख व्यापारिक राजनेताओं ने भाग लेने से इनकार कर दिया, लेकिन इस सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़कर अन्य अनेक पॉलिटिकल पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन ने भाग लिया, जिनमें कौन कौन मुख्य थे। प्रिंसली स्टेट अथवा भारतीय रियासतों की तरफ से अलवर, बड़ौदा, बीकानेर, पटियाला के महाराजा, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की जो चांसलर थी, रीवा के महाराजा, धौलपुर के राणा सर प्रभाकर शंकर पटानी, मनोभाई मेहता, सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, अकबर हैदरी, मिर्ज़ा इस्माइल, कैलाश नारायण हक्सर,
जम्मू और कश्मीर से तथा भोपाल के नवाब ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की तरफ से इस संगठन के संस्थापक आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शफी, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, A.K. फजल हक, हाफिज गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सफ़ात अहमद खान, डोमेली की राजा शेर मोहम्मद खान और A.H. गुजनवी ने भाग लिया। दूसरी तरफ हिंदुओं के संगठन हिंदू महासभा की तरफ से B.S. मुंजे, M.R. जेकर, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ ने भाग लिया। पहले गोलमेज सम्मेलन में सिखों का प्रतिनिधित्व सरदार उज्जवल सिंह के द्वारा और सरदार संपूर्ण सिंह के द्वारा किया गया। पारसी समुदाय की तरफ से फिरोज सेठना, काबा साजी जहांगीर, होमी मोदी ने भाग लिया। इस सम्मेलन में महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में बेगम जहां आरा शाहनवाज, राधाबाई सुब्बारमण्यम ने भाग लिया। उदारवादियों का प्रतिनिधित्व J.N. बसु, तेज बहादुर शंपरू, C.Y. चिंतामणि, V.S. श्रीनिवासन शास्त्री, चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ ने किया। जहां तक डिफरेंट सोसाइटी अथवा वंचित समूहों का सवाल है तो तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और रीटा मलाई श्रीनिवासन ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी की तरफ से आरकोट रामास्वामी मुदालियर ने, भास्कर राव विठोजीरियो ने, सर S.P. पात्रों के द्वारा भाग लिया गया। लेबर क्लास का रिप्रेजेंटेशन N.M. जोशी, B. शिवा राव ने किया। K.T. पाल ने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया, जबकि हेनरी गिडनी ने एंग्लो इंडियन सोसाइटी का रिप्रेजेंटेशन किया। यूरोपियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सर ह्यूबर्ट केर, सर ऑस्कर डे गेलविले, P.F. गोविंद जॉन्स, C. वुड के द्वारा किया गया। जमींदारों की तरफ से बिहार से, यूनाइटेड प्रोविंस और उड़ीसा से, विश्वविद्यालयों, ब्रह्मा, सिंध और कुछ अन्य प्रांतों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। इसी के साथ भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ लौ ने, भूपेंद्र नाथ मित्रा ने, C.P. रामास्वामी अय्यर और रामचंद्र राव ने भाग लिया। कुल मिलाकर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से लगभग 86 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हालांकि ये बहुत बड़ा प्रतिनिधि मंडल था, लेकिन इस प्रतिनिधि मंडल में अथवा पहले गोलमेज सम्मेलन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, इसलिए इस सम्मेलन का कोई विशेष महत्व नहीं रहा और ये सम्मेलन अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल भी नहीं हुआ। इन सब के बावजूद भी सम्मेलन में किसी प्रकार के सफल निर्णय तक नहीं पहुंचा गया। इसी के साथ गांधी का सविनय आज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी कंटिन्यूसली आगे मूव कर रहा था। आमतौर पर यह सहमति अवश्य बनी कि भारत को एक महासंघ के रूप में विकसित किया जाए तथा रक्षा और वित्त के बारे में सुरक्षा उपाय किए जाएं। इंडियन फेडरेशन का ऑर्गेनाइजेशन करने की बात बनी गई, सहमति बनी कि भारत का एक संघ बनेगा, भारत संघ का निर्माण किया जाएगा। इस सम्मेलन में ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि जब तक इंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा भारत के अखिल भारतीय स्तर के राजनीतिक संगठन को आमंत्रित नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की संवैधानिक सुधार और राजनीतिक समस्या अथवा सांप्रदायिक समस्या के निदान की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उन्होंने ये तय किया कि आगामी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो 1931 में आयोजित की जानी प्रस्तावित थी, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसी भी तरह से तथा महात्मा गांधी के द्वारा ऑन गोइंग साल्ट मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अथवा जिसको डांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, नमक सत्याग्रह को स्थगित करके उन्हें आमंत्रित किया जाए, और ऐसा ही हुआ। अतः दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल करने की रणनीति तैयार की गई। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। 3 गोलमेज सम्मेलनों में से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में पार्टिसिपेट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में महात्मा गांधी ने भाग लिया। भारतीय उदारवादी दल के सदस्य प्रमुख जिन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, उनमें लिबरल पार्टी की तरफ से तेज बहादुर शंपरू, C.Y. चिंतामणि, श्रीनिवासन शास्त्री तथा गांधी से वायसराय लॉर्ड इरविन से बात करने की अपील की थी। उदारवादियों की लिबरल पार्टी की तरफ से महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन से बातचीत करके समझौते को आगे बढ़ाया गया। गांधी और इरविन के बीच तेज बहादुर शंपरू, C.Y. चिंतामणि, श्रीनिवास शास्त्री की मध्यस्थता से 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 को
सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के भाग लेने का समझौता संपन्न हुआ। इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट को लॉर्ड इरविन गांधी अथवा गांधी इरविन कॉन्ट्रैक्ट और दिल्ली पैक्ट 1931 के नाम से जाना जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 के बीच आयोजित हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी एकमात्र प्रतिनिधि थे जिन्होंने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। ज्ञातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल एक बार और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा अन्य समूहों से बड़ी संख्या में भारतीय प्रतिभागी शामिल हुए। इन प्रतिभागियों में रियासतों की तरफ से उन सभी प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिन्होंने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मुसलमानों के प्रतिनिधियों के रूप में भी आगा खान, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद रजिन्ना, फजल हक, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद शफी, मोहम्मद जफरुल्लाह खान, सैयद अली इमाम, मौलवी मोहम्मद शफी दाऊदी, डोमिनिक इरादा शेर, मोहम्मद खान, एच गुवाजी, हाफिज हिदायत हुसैन, सैयद मोहम्मद साहब, शबाब जमाल मोहम्मद और नवाब साहिब जादा सईद मोहम्मद मेहर शाह इत्यादि ने भाग लिया। हिंदू महासभा की तरफ से अथवा हिंदू समूह के प्रतिनिधि के रूप में एम.आर. जयकर, बी.एस. मुंजी और दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ ने पार्टिसिपेट किया। उदारवादी समूह की तरफ से जे.एन. बसु, जी.एन. चिंतामणि, तेज बहादुर शंप्रू, श्री निवास शास्त्री, चिमनलाल हरिलाल सीतरवार ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी ने बोबली के राजा को, आरकोट के रामासामी मुदलियार को, सर एस.वी. पात्रों को, भास्कर राव विटिजारयू को, जादव को सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भेजा। डिप्रेस्ड क्लासेज अथवा वंचित समूह की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में बी.आर. अम्बेडकर और रीटा मलाई श्रीनिवास ने कंटिन्यू पार्टिसिपेट किया। सिखों की तरफ से सरदार उज्जवल सिंह और सरदार संपूर्ण सिंह ने प्रतिनिधित्व किया। पारसियों की तरफ से जहांगीर, होमी मोदी, फिरोज सेठना ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से सुरेंद्र कुमार दत्ता और ए.टी. पनीर सेल्वम ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से पार्टिसिपेट करने में घनश्याम दास बिड़ला, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, मानकेजी दादाभाई ने पार्टिसिपेट किया। लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एन.एम. जोशी, बी.सी. वाराव और वी.वी. गिरी ने पार्टिसिपेट किया। भारतीय महिलाओं के प्रतिनिधि के रूप में सरोजनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई ने पार्टिसिपेट किया। विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि के रूप में सैयद सुल्तान अहमद और विश्वेश्वर दयाल सेठ ने पार्टिसिपेट किया। बर्मा के प्रतिनिधि और सिंध के प्रतिनिधि, असम के प्रतिनिधि, मध्य प्रांत के प्रतिनिधि, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के प्रतिनिधियों ने भी पार्टिसिपेट किया। भारत सरकार की तरफ से रामास्वामी अय्यर, नरेंद्र नाथ लॉ और एन.एम. चंद्र राव ने पार्टिसिपेट किया। इन सब के बावजूद भी एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इतने बड़े रिप्रेजेंटेटिव अथवा डेलीगेशन के पार्टिसिपेट करने के बावजूद भी ब्रिटिश सरकार की जो फॉर्मर पॉलिसी थी अथवा प्री डिसाइड जो पॉलिसी थी, उस पॉलिसी के कारण, जिसको कम्युनल पॉलिसी कहा जा सकता है, जिन्ना की हठधर्मिता कहा जा सकता है, मुस्लिम लीग को अति प्रोत्साहन प्रदान करना कहा जा सकता है, उनके कारण ये सम्मेलन सफल नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार की दुर्भावना, धार्मिक समूहों की संकीर्णता और हठधर्मिता, वायसराय के द्वारा समझौते का उल्लंघन करना, वायसराय वेलिंगटन की लॉर्ड इरविन के स्थान पर नियुक्ति होना, ब्रिटेन में राष्ट्रीय सरकार का गठन होना, भारत सचिव के रूप में सैमुअल होर की नियुक्ति होना, महात्मा गांधी और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के बीच गतिरोध उत्पन्न होना, गांधी के द्वारा हिंदुओं से पृथक अछूतों को संरक्षण की व्यवस्था का प्रबल प्रतिरोध करना तथा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अथवा कम्युनल पंचायत के रूप में, अवार्ड के रूप में कम्युनल मैकडोनाल्ड अवार्ड की जो बात कही, उसको स्वीकृत नहीं करना इसके प्रमुख कारण थे। फिर भी तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड्स ने निम्न घोषणाओं के साथ सत्र का अंत किया। वे हिंदुओं से पृथक करना चाहते थे। जिस सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की अथवा सांप्रदायिक विभाजन की अथवा संप्रदाय के आधार पर डिवाइड एंड पॉलिसी की शुरुआत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में 1919 के अधिनियम में शुरुआत की, उसको वो और ज़्यादा विस्तारित स्वरूप प्रदान कर रहे थे और इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड्स के द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड को डिजाइन किया गया और हिंदुओं से हरिजनों को अथवा हिंदुओं से हिंदुओं को पृथक करके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैनर की स्थापना करने का असफल प्रयास किया अथवा एक सफल प्रयास किया जो महात्मा गांधी और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कॉन्ट्रैक्ट के कारण अथवा जिसे
गांधी अंबेडकर समझौता अथवा पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, उसने इसको असफल बना दिया। मुस्लिम बहुमत वाले दो प्रांतों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध का गठन किया जाएगा। भारत परिषद के स्थान पर एक भारतीय परामर्शदात्री कमेटी की स्थापना की जाएगी। वित्त, मताधिकार और राज्य संबंधी 3 विशेषज्ञ समितियों का गठन किया जाएगा। यदि भारतीय सहमति बनाने में असफल होते हैं तो एक तरफा ब्रिटिश सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की जाएगी। उन्होंने ऐसा किया। भारत की स्वतंत्रता की बुनियादी मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकृत कर दिया। गांधी 28 दिसंबर 1931 को भारत लौट आए। तत्कालीन पॉलिटिकल वेल नोन पॉलिटिशियन विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहकर अपमानित किया, तो ब्रिटिश नागरिक फ्रैंक मॉरिस ने गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा। गुजराती कवि मेघानी के शब्दों में, बापू ने जहर का अंतिम प्याला भी पी लिया, अंतिम प्यालो पी जाओ बापू। महात्मा गांधी भारत लौट आए, लेकिन गांधी ने कहा कि मैं खाली हाथ लौट कर आया हूं, परंतु मैंने भारत की इज्जत को बट्टा, दाग अथवा कलंक नहीं लगने दिया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटकर महात्मा गांधी ने जनवरी 1932 में फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा साल्ट रिवोल्ट को नमक सत्याग्रह को शुरू किया, जो अप्रैल 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 बार शुरू हुआ और 2 बार इसका अंत किया गया अथवा स्थगन किया गया। इस तरह से दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी बिना किसी सफलता के समाप्त हो गया। हालांकि जो संकीर्ण समूह थे उनकी आंशिक रूप से जीत हुई अथवा मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता को ब्रिटिश सरकार ने संरक्षण प्रदान किया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ। 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में भी अधिकांश भारतीयों ने भाग लिया, परंतु इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कोई रुचि नहीं ली। इस सम्मेलन में भारतीय रियासतों की तरफ से अकबर हैदरी, मिर्जा इस्माइल, वीटी कृष्णमाचारी, वजाहत हुसैन, सर सुखदेव प्रसाद, जी.ए. सुर्वे, राजा अवध नारायण, मनुभाई मेहता, नवाब लियाकत हयात खान, फतेह नसीब खान ने पार्टिसिपेट किया। अन्य भारतीयों के प्रतिनिधियों की तरफ से आगा खान, तरतीब, बी.आर. अम्बेडकर, बोबली के रामकृष्ण रंगाराव, सर हरबिट केर, नानक चंद पंडित, ए.एच. गुजनवी, हेनरी गिदनी, हाफिज हिदायत हुसैन, मोहम्मद इकबाल, M.R. जयकर, कावाजी जहांगीर, N.M. जोशी, नरसिंह चिंतामणि, केलकर, अर्पण राम, अर्चित राम, अर्चना राम, M.P. पात्रो, तेज बहादुर शंपुरू, सर सदीलाल, तारा सिंह मल्होत्रा, सर नरपेंद्र नाथ सिरकार, सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, मोहम्मद जफरुल्लाह खान इत्यादि ने पार्टिसिपेट किया। गोलमेज सम्मेलनों की सिफारिशों को स्वीकृति प्रदान करने इसे मार्च 1933 में श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किया गया। ब्रिटिश संसद ने इसको पारित कर दिया। इन सिफारिशों का विश्लेषण करने तथा भारत के लिए एक नवीन संवैधानिक अधिनियम न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स बनाने के लिए एक जॉइंट सिलेक्शन कमेटी का गठन किया गया और इस संयुक्त समिति ने फरवरी 1935 में एक मसौदा या प्रारूप तैयार किया, जिसे जुलाई 1935 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिया गया और इसी के साथ भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पारित कर दिया गया। तो इस तरह 3 गोलमेज सम्मेलन अथवा 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज को हेल्ड किया गया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में एक नवीन सुधार आंदोलन, नवीन सुधार अधिनियम को स्थापित किया गया। इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 अथवा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के नाम से जाना जाता है। निसंदेह अब तक हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में अथवा एक्ट में, अधिनियमों में 1935 के अधिनियम का एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है और यहाँ तक भी कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 1935 के अधिनियम की लगभग 250 धाराओं, खंडों या अनुच्छेदों को मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत पार्शली चेंज करके अडॉप्ट किया गया। 1935 के अधिनियम को भले ही नेहरू ने बॉन्ड ऑफ स्लेवरी कहा हो, परंतु निसंदेह 1935 के अनेक उपबंधों को भारतीय संविधान में स्वीकार किया गया है। थैंक्स।